बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। सोशल मीडिया पे जो इस वक्त हमें एक बार फिर एक जो ट्रेंड नज़र आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ एक बार फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से पहले भी ये बात होती रही है कि एक ख़ास सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर पाकिस्तान दुश्मन ममालिक जो क़ुव्वतें हैं वो भी फिर उनके हमराज बन जाते हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पर फिर वो प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान की रियासती इदारों के ख़िलाफ़। तो ये ट्रेंड एक बार फिर हमने देखा है। आज ये जो एक सूरत हाल बनती चली जा रही है, सेनेट में इस हवाले से बड़ी अहम बातें हुई हैं। सेनेट में बाकायदा तौर पर जो रियासती इदारे हैं उसके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि जो भी अनासिर जो हैं इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी तौर पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन प्रोपेगेंडिस्ट के ख़िलाफ़ और इनका जो है सद्देबाब हो सके। इसके साथ साथ वज़ारत दाखिला की जानिब से सेनेट के अंदर एक और रिपोर्ट भी पेश की गई है, और वो जो गुज़िश्ता 2 साल हैं उसमें जो दहशत गर्दी के मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं उस हवाले से तफसीलात जो हैं वो पेश की गई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक 2 साल के दौरान, यानी गुज़िश्ता जो 2 साल हैं इसके दौरान दहशत गर्दी के 1560 वाक़यात हुए हैं, और इन 1560 वाक़यात में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार हैं वो 593 इसमें शहीद हुए हैं, और 263 आम शहरी भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे, और आम जो शहरी हैं वो जो हैं दर्जनों की तादाद है, सैकड़ों की बल्कि तादाद है, वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, लेकिन मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उनमें एक बार फिर इजाफ़ा हो रहा है, और इसी बुनियाद पर फिर ज़ाहिर है कि जो सियासी जमातें हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो फिर अपनी आवाज़ भी उठाते हैं और अपनी तशवीश का इजहार भी करते हैं। हालिया दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कायद, बल्कि जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनके हवाले से, और अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली ख़ान के हवाले से भी थ्रेट लेटर्स जारी हुए हैं। तो ये सारे वो मामलात हैं जो आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, और इसके लिए हमें जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवा दूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़ारूक फैसल खान। खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौमी सलामती उमूर के माहिर जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपनी गुफ्तगू में। और साबिक सफ़ीर जनाब शाहिद कियानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद कियानी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। शाहिद कियानी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये हम देख रहे हैं कि सेनेट में ये रिपोर्ट्स तो दोनों पेश हुई हैं। एक तो ज़ाहिर है मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी पास हुई है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो दहशत गर्दी के हवाले से रिपोर्ट पेश हुई है इसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान है, भारत है, उनके मुलव्वस होने, यानी बलोचिस्तान के अंदर भी मुलव्वस है, रॉ भी मुलव्वस है, भारत मुलव्वस है, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। कियानी साहब, देखिए जी, मैंने इससे पहले भी आपके 1-2 प्रोग्राम्स में कहा है, और मैं फिर दोबारा रिइटरेट करूंगा। पहली बात देखिएगा कि फौजी और सियासी जो क़यादत है, इन्होंने फैसला किया था कुछ साल पहले कि जी ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है इसको फेंस कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक ही है। ये देखें ना, हमको 1920-1930 में नहीं रह रहे। ये एक जितनी सिविलाइज, जितनी सॉवरेन कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी बॉर्डर डिफाइन की हुई है। ठीक है, इसमें कोई मसला है नहीं। ड्यूरेंट लाइन के मुतालिक मुझे 1 मिनट दीजिए समझाऊं। ड्यूरेंट लाइन के मुतालिक जो कॉलोनियल पावर थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इनके FCO की आप वेबसाइट पे चले जाएं, वो कहते हैं ये इशू क्लोज्ड है। ऑक्यूपाइंग पावर पिछली कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहती है ड्यूरेंट लाइन एक नॉन इशू है, क्लोज्ड इशू है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ में एक कानून है कि जी वो क्या है कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती हैं कॉलोनियल पावर्स के बाद, वो पाबंद होती है उस कानून के साथ उसको जारी रखने की। तो ये तो फेंसिंग की गई, उस पर भी ये जो तालिबान हुकूमत है इन्होंने मसला क्रिएट किया बिला वजह के। उसके बाद दोनों क़यादत, सियासी फौजी क़यादत ने इनको समझाने की कोशिश की अफगानिस्तान की हुकूमत को, वर्बली अक्रॉस द टेबल बैठकर, और फिर जो बार यहाँ की डेलीगेशन भी आती नहीं, हमारी जाती नहीं, उनको बावर किया गया कि जनाब आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है,
ये टीटीपी और दूसरे जो अनासर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई मुबहम बात नहीं थी, एम्बिगुइटी नहीं थी, क्लैरिटी थी इसके अंदर, और कहा गया कि मेहरबानी करके इनको रोकें। ठीक है, अब आप देखें कि और फिर जब अफगानी रेफ्यूजी को वापस भेजना शुरू किया, बिल्कुल ठीक किया। इसमें कौन सा मसला था भाई? ये आपके लोग अरसा दराज से यहाँ रहने जाएं। अब आप देखें ना कि तालिबान हुकूमत अगर वो एक कंडीशन क्रिएट नहीं करती जिनके अंदर उनके लोग वापस चले जाए, तो कसूर किसका, हमारा है या उनका है? जब हालात खराब थे तो यहाँ रह रहे थे, हमने तो कुछ भी इनको नहीं कहा। उसके बाद बिल्कुल क्या, उसकी मैंने 3 बता दूं रीजंस, सोशल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रीजंस हैं। तीनों अगर आप कहें तो डिस्कशन का टाइम नहीं है, तीनों रीजंस की वजह से सियासी और फौजी हुकूमत ने सियासी फौजी क्या डिसाइड किया कि वापस चले जाएं, जिनके लिए मसला क्रिएट कर दिया, इनको मिक्स कर दिया टीटीपी फलाने का। तो ये तो एक बात बिल्कुल स्ट्रेट है कि अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत जो शोर डालती थी ऑक्यूपाइंग पावर, वो तो चले गए भी कब के, 2 साल हो गए चले गए। अब आपकी हुकूमत है, अगर आप अपनी बॉर्डर्स के अंदर सिक्योरिटी नहीं दे सकते और नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान, जिससे आप ट्रांजिट ट्रेड है, जिसके अंदर आपकी सर्वाइवल है, उनको आप जो है कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, तो फिर क्या करेंगे हम? ये तो सबसे बड़ा मसला है। अभी सुना है कि वो 1 हफ्ते का 2 हफ्ते बाद उनका फिर मिनिस्टर आ रहा है। भाई वो आए, उनको हमने बता दिया है, और हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल सही कर रही है कि आप अपना घर को ठीक करें, ये हमारा काम नहीं है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपके साथ खड़े में हैं। आपकी अगर देखें ना, इनकी लेजिटिमेसी का इशू खड़ा हुआ, हमने तो इनको इनके लिए बाहर भागदौड़ करते रहे हम कि भाई मेहरबानी करके इनकी हेल्प करें, इनको समझाएं, इनकी मदद करें, इनके फंड्स रुके में वो करें। ये अपना हाउस अपना ठीक नहीं कर रहे, कसूर सारा हमारे पे डाल रहे हैं। भाई ये 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 चीजें ठीक नहीं है। तो इसका सीधी सी बात, इसका इशारा सब यही है कि जनाब अपने दे शुड पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर, एंड फिर ताकि जब का ठीक होगा तो हम आपको सपोर्ट पहले भी कर रहे हैं। पहले जिनके साथ आपका बॉर्डर इतना लंबा मिल रहा है, कम अज उनको तो कॉन्फिडेंस दें, उनको तो आप करें, ट्रस्ट करें। मेरी बात को समझ गए आप? जी बिल्कुल जी। तो ये चीज है जी। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अली साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान के बारहा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अफ़गानिस्तान को कहा भी कि अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने दें, लेकिन वहाँ से हमें कोई ठोस इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, आपने मदद किया। देखिए, मैं समझता हूँ उसकी 3 वजूहात हैं। एक नज़रियाती पहलू है, एक उनका तस्वीराती पहलू है, और एक इनका माशी पहलू है। नज़रियाती पहलू ये है कि नॉर्मली इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो टीटीपी और अफगान तालिबान का जो अंदाज़े फ़िक्र है, जो आइडियोलॉजी है, वो एक ही है। और बहुत से जो लोग हैं टीटीपी के, उन्होंने जो नज़रियाती क़यादत है अफगान तालिबान की, उसके हाथ पे बैत भी की हुई है, जिसकी वजह से एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी डिस्पाइट लीगल, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अफगान हुक्काम में पाया जाता है, और जिसकी वजह से हमारे दबाव के बावजूद वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो पहलू है वो मैं समझता हूँ तस्वीराती भी है। जो रैंक एंड फाइल है, जो स्ट्रक्चर है, जो इंतज़ामी ढांचा है अफगान तालिबान का, उसमें टीटीपी जो है, उसके लोग जो हैं वो कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ ऑपरेशंस के लिए, कुछ कार्रवाइयों के लिए जॉइंटली भी काम करते हैं। और लोअर रैंक्स में बहुत से लोग जो टीटीपी के हैं, वो कभी अफगान तालिबान के साथ शरीक हो जाते हैं, कभी वो टीटीपी में आ जाते हैं। तीसरा पहलू जो है, जिस तरह गैर मुल्की असलहे की बात की जाती है, उसके हवाले से भी ये बात बहुत अफसोसनाक है। ये एक हकीकत है कि जब बैन अवी अफवाज यहाँ से गई तो बहुत बड़ी तादाद में असलहा, तकरीबन 3 लाख के करीब जो असलहे के मुख्तलिफ किस्म के असलहा था, वो छोड़ के गई। उसको जो एक किसी भी रियासत की जिम्मेदारी होती है, उसको सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना और गैर जिम्मेदार हाथों में जाने से रोकना किसी भी रियासत की जिम्मेदारी होती है, जो कि बदकिस्मती से मौजूदा काबुल इंतजामिया पूरी करने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। और जो आखिरी पहलू है वो ये है कि ये असलहा जो है, ये जदीद असलहा खुले बंदों
TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को दस्तयाब है। और जो मुतादिद हमले दहशतगर्दी के पाकिस्तान में हुए हैं उसमें ये जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ है, खुसूसन नाइट विजन डिवाइसेस और ऐसी डिवाइसेस, सिर्फ ये M4 और M16 गन्स की बात नहीं है, जिसके तहत वो नाइट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं और रात को लड़ने की सलाहियत उन्होंने हासिल की है, जिसके लिए वो गैर मुल्की असलहे पे हेविली डिपेंडेंट हैं। इससे ये बात साबित होती है कि या तो अफगान हुकूमत जो है वो यकसर तौर पे कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट और लैक ऑफ सिंसेरिटी है, या फिर एक मिली भगत है जिसमें खुले तौर पे ये तमाम जदीद असलहा जो है वो दस्तयाब है दहशतगर्द तंजीमों के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए जो वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आला सतह पे बारहा ये बात उनको यकीन दहानी कराने के बावजूद कि ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान की एक जेन्युइन पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न है, बल्कि उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है और दोहा एकॉर्ड के हवाले से उनका एक ऑब्लिगेशन भी है कि अगर वो खुद भी, और उसमें उनका अपना मफाद भी है कि अगर वो चाहते हैं कि वो एक स्टेबल रियासत बने, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे दुनिया में देखे जाएं, उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन मिले, वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और इस रीजन में जो रीजनल कनेक्टिविटी के मंसूबे डेवलप हो रहे हैं उससे अफगानिस्तान और उसके अवाम भी फायदा उठाएं, तो मैं समझता हूँ खुद उनको भी इस बात का एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इदराक और एहसास करना चाहिए कि ये जो तर्ज अमल है एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और इसके खुद अफगान हुकूमत और अवाम को भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दोहा एकॉर्ड और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के तहत एक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका कला खमा करें और इन हथियारों को सिक्योर और कंट्रोल करें और इंश्योर करें कि उनकी सरजमीन, उनके वसाइल जो हैं और उनका ह्यूमन रिसोर्स और अफगान शहरी पाकिस्तान के खिलाफ खुसूसन और इस रीजन और आलमी बरादरी के लिए दोबारा से अमन और सलामती का खतरा ना बने, वरना मैं समझता हूं कि जो उनके अपने भी मकासद हैं और मफादात हैं कि उनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया जाए, वहां इन्वेस्टमेंट आए और अफगानिस्तान तरक्की करे, वो भी हासिल नहीं हो सकेगा। फारूक फैसल साहब, ये एक फ्रंट नहीं है, बहुत से फ्रंट हैं। एक तरफ ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, सरहद पार से जो है लोग आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं पाकिस्तान की चेक पोस्टों पे, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी एक बहुत बड़ी यलगार है, एक ऑनस्लॉट है जो कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ है। ये सारा आपको एक सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जावेद साहब, ये एक सीक्वेंस ही हम कह सकते हैं। जब सब इवेंट्स को देखें, पहले क्या होता था, मतलब ये आज की बात नहीं है कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात या पाकिस्तान अफ़गान मामलात या जब वहाँ पे रूस आया या उसके बाद अमेरिका आया, ये सोशल मीडिया उस वक्त मौजूद नहीं था। उस वक्त आपके पास कंट्रोल चैनल थे और अखबारात थे और उतनी ही बात आती थी जितनी कोई उसमें से फ़िल्टर हो सकती हो। लेकिन अब ये जो सोशल मीडिया का जो वजूद है, जो व्हाट्सएप का, जो इंस्टा का, फेसबुक का, ट्विटर का, जैसे ही दुनिया में कोई वाक़या होता है तो उसके साथ ही एक आप देखते हैं कि सैलाब उमड़ आता है और एक नहीं, एक जगह से नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से। और जब ये चीज़ें सामने आई और उनकी इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा कि वो सारे अकाउंट्स किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। तो जो लोग ये सारी दहशतगर्दी करवाती हैं, जो कुव्वतें ये दहशतगर्दी करती हैं, उन्होंने साथ दूसरा इंतज़ाम भी किया होता है कि किस तरीके से एकदम जो है विदिन 8 मिनट्स, आप अगर डिटेल इसकी स्टडीज़ चेक करेंगे तो ये है कि ये विदिन 8 मिनट्स कहीं पे भी कोई वाक़या हुआ तो विदिन 8 मिनट्स उसकी फुटेज और उसके बारे में उसके मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो इस तरीके से हमला आवर होते हैं कि दूसरी बात जो है वो काउंटर नहीं कर पाती। तो बिल्कुल इसमें आप ये कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं कि इसके सबूत सामने आ चुके हुए हैं कि आपके हमसाया रियासत जो है भारत, वहाँ से भी ऑपरेट होते हैं। और ये जो बलूचिस्तान में आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं और बिलखसूस इन दिनों में अब क्यों दहशतगर्दी के सारे वाक़यात में इजाफा हो रहे हैं, इसको जब आप जोड़ेंगे तो इसमें आप अपने हालिया CPEC की जो रिवाइवल है उसको भी जोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो आपकी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से, बॉर्डर्स को सख्त किया है, स्मगलिंग को रोका है और अपनी मैशत ठीक करने के लिए किया है, उसमें भी आपको वो फैक्टर्स नज़र आएंगे जो आपको डिस्टेबलाइज करेंगे। अगर क्या वाकई इलेक्शन तो होने हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन हो, उसके रिज़ल्ट कुछ भी हो, खा कोई माने ना माने,
कुछ ना कुछ तो इस्तेकाम आपको आएगा ना कोई माशी इस्तेकाम तो आपको आएगा। दुनिया में आपकी शायद कोई आवाज़ सुनी जा सकेगी, बात हो सकेगी, या बात कर सकेंगे दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम के साथ कि ये क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें छोड़ के गए हुए हैं हमारे पीछे, इनमें दोबारा इंटरेस्ट लें। दोबारा इंटरेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि वो फिज़िकली आके वहाँ पे बैठ जाएँ, उनके कोई ना कोई असर रसूख तो वहाँ पर मौजूद है ना। और जिस तरह अभी ये बता रहे थे कि भाई जाते हुए सारा कुछ आप छोड़ के चले गए, किसके हवाले करके गए, कि कोई उसके कोई पैरामीटर्स बनाए हों, कोई सिक्योरिटीज़ उसके कोई पैरामीटर्स बनाए हों कि भाई ये कौन इस्तेमाल कर सकता है, किसके ज़ेरे कंट्रोल रहेगा। तो मौजूदा हालात में और बिलखुसूस इन 1-1.5 माह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है जब हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अब देखें ना कि इलेक्शन में जब आप जाएंगे तो हमें क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से क्या आ रही हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब और हाँ जी, अहमद वली का जो उन्हीं थ्रेट दो लेटर है, सूबों में, बिल्कुल। उन्हीं दो सूबों में जो बॉर्डरिंग एरिया जो है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पेनिट्रेट की गई हैं या हो रही हैं। तो और बिल्कुल वाज़ेह कि भी वहाँ से आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है यानी साहब, लेकिन अफ़गानिस्तान को जैसे कि पहले भी बहरहा हम इस पर बात करते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और अफ़गान हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को, जो इंटरम हुकूमत है, उसको इक़दामात करने हैं, क्योंकि दोहा मुआहदे के तहत उसने पूरी दुनिया को कहा हुआ है कि उसकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान उसका पड़ोसी मुल्क है, उनके लिए हमेशा से आवाज़ उठाता रहा है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत अभी तस्लीम शुदा भी नहीं है। ये तो ख़ुद उनके लिए मसाइल बन रहे हैं कि अगर पड़ोसी ममालिक भी उनसे महफूज नहीं हैं, उनके वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहे हैं और अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले अभी मैं एक बात कहूँगा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। ये पहले तो मुझे बताएं कि 75 साल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात कब अच्छे थे, एक मुझे पीरियड बता दें। ठीक है जी, पहली बात तो ये है, कभी भी नहीं थे। दूसरी बात है कि ये जी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बरादराना ताल्लुकात, ये लफ्ज़ इसका कोई सिर पैर ही नहीं है। मुल्कों के ताल्लुकात को एग्जिस्टेंस, जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो होता है ना को एग्जिस्ट करना, उस पर बेस्ड होते हैं। बरादराना ताल्लुकात का सिर पैर से कोई है ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर होता तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ये होते जो आजकल हैं, हम उनको बता रहे हैं, वो समझते नहीं हैं। 75 साल से ये हो रहा है। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक आपस में उनके जो ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो बरादराना ताल्लुकात का सिर पैर ही नहीं है। अब आ जाए बात के दोहा अकॉर्ड के अंदर इन्होंने लिख कर दिया था कि जी हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने उसके उलट बात हुई। जहाँ तक बात है कि जी हिंदुस्तान और ये दूसरे मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपके मुल्क आपके साथ उनकी बनती नहीं है, तो क्या वो आपकी इस वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और हमारे फॉरेन ऑफिस ने यूएन के अंदर भी कई जगहों पर ये इसका ठोस सबूत दिया है कि जी ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में हो रही है, इन जगहों से हो रही है, इसमें ये मुल्क मुलव्विस है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी हैं। और अफगानिस्तान की हुकूमत को पहले भी बावर किया, मैं अभी भी समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत को जब ये इनका डेलीगेशन जैसी आ रही है, उनको ठोस सबूत दे दिए जाने दिए दोबारा, और बहुत दो टोक अल्फाज में बताना चाहिए कि जनाब ये इस किस्म के हालात हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं। उसकी रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है, कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ आपके जवान और अफसर आपके मारे नहीं जाते, पुलिस वाले मारे नहीं जाते, और कोलैटरल डैमेज क्या होती है, आम आदमी मारे जाते हैं बेचारे, पुलिस स्टेशनों पर हमले होते हैं। कब तक आपकी कौम, आपकी अफवाज, आपकी पुलिस वाले जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? और फिर हो कहाँ से रहा है? अफगानिस्तान से। तो मुझे बताएं आप ये कि फिर बरादराना ताल्लुकात कहाँ चले गए? ये जो लोग इसके लिए बड़ा शोर डालते हैं, तो टोक अल्फाज बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। हम एक बड़े इंपॉर्टेंट एक फेज में जा रहे हैं इलेक्शंस की, जहाँ इलेक्शन होनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आना है। हम अपनी फोकस इस पर रखेंगे, हम अपनी फोकस जो है वो उस पर डाइवर्जेंट फोकस नहीं हो सकती। हमारे पे मेहरबानी करें और हमारा सपोर्ट करें, हमारी अंडरस्टैंड करें। ठीक, बिल्कुल सही है और ये बड़ी अहम बात है। लेकिन मोहम्मद अली साहब, ये जो हम प्रोपेगेंडे की बात कर रहे थे, इसमें हम देखते हैं कि इससे पहले भी डिसइंफो लैब ने जो भारत की तरफ से मुख्तलिफ वेबसाइट चलाई जा रही थी, उनको आइडेंटिफाई किया था और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि किस अंदाज से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ख़ुद जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों के ख़िलाफ़ जिस तरह से वो इंसानी हुकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है,
लेकिन वो प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहा। हमारे जो मुल्क के अंदर जो प्रोपेगेंडा सेल्स बने हुए हैं रियासती इदारों के खिलाफ, ये भी उनको गोया एक ज़रखेज़ ज़मीन मुहैया करते हैं ताकि रियासती इदारों के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। इसका सद्देबाब भी तो ज़रूरी है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब हुकूमत इस हवाले से बात करती है तो लोग फौरी आके आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं। फिर बहुत शुक्रिया। देखिए, मुख्तसरन मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान, आप जानते हैं कि 1998 में हमने अपनी एटमी सलाहियत का जब दुनिया के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया, तो बुनियादी तौर पर भारत ने अपनी जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान के हवाले से, उसमें एक तब्दीली बुनियादी तौर पे लाई। और उसके दो बुनियादी हिस्से हैं। एक प्रोपेगेंडा या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दूसरा जो है टेररिज्म का इस्तेमाल। ये टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जो आपको 9/11 से लेके अब तक 22-23 साल में भारत ने इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की कोशिश की है, जिसका मकसद ये है कि इस प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए पाकिस्तान को आलमी सतह पे आइसोलेट और बदनाम करने की कोशिश की जाए, पाकिस्तान को एक मनफी अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना आए, कॉपरेशन ना हो, टेक्नोलॉजी का एक्सेस ना मिले, रियासतों का एतमाद मुतासिर हो। दूसरी जानिब ये कि दहशतगर्दी को इस्तेमाल किया जाए और दहशतगर्द तंजीमों की, चाहे वो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हों या एथनिसिटी को इस्तेमाल करते हों या इस्लाम के नाम के ऊपर मुसलमानों को शहीद करते हों और मासूम शहरियों को के खिलाफ दहशतगर्दी इस्तेमाल करते हो, तो आपको 22 साल से ये तसलसल से नजर आता है। और कल जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की वो इसी का हवाला दे रहे थे कि देखें तकरीबन 90,000 के करीब हमने शहादतें दी हैं, जो कि बुनियादी तौर पे उन दहशतगर्द तंजीमों के हमलों के नतीजे में हमने दी हैं, जिनकी डायरेक्टली भारत पुष्टपनाही न सिर्फ माली और मादी एतबार से करता है बल्कि इंफॉर्मेशन डोमेन में करता है। अब मैं क्विकली इसके जो 3-4 अहम पहलू हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि देखें जी, इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है, ये एक रियलिटी है। और कैसे वो मैनिफेस्ट हो रहा है कि देखिए, चाहे अभी कुछ लोग जो हैं वो आम मासूम शहरियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में बड़ा कोई जुल्म सतम हो रहा है, लेकिन बुनियादी तौर और ह्यूमन राइट्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नैरेटिव इंटरनेशनल इंटरवेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत की डिमांड कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जनाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को डिसबैंड कर देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसके पीछे जावेद साहब क्या मकासद है? इसके पीछे मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि ह्यूमन राइट्स और बैनुल अक़वामी क़वानीन और सियासत के गार्ब में, इसके ढोंग में असल में वो जो दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में कारफरमा है पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी सियासी और नफ्सियाती एतबार से इंफॉर्मेशन डोमेन में पुष्ट पनाही की जाए, उनके लिए फजा हमवार की जाए और उनके जो काइनेटिक एक्शंस हैं, जो फिजिकल उनके हमले हैं दहशतगर्दी के, उनकी इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया के जरिए से सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और फजा को हमवार किया जाए। तो आप जैसे काबिल एंकर्स और मीडिया के जरिए से हमें आवाम को ये बताना बहुत जरूरी है कि इस डेंजरस प्रोपेगेंडे के पीछे दुश्मन के क्या मकासद हैं, और वो 4 हैं। पहली बात ये कि दहशतगर्दी को नॉर्मलाइज किया जाए, अवाम में उसके लिए सिंपैथी क्रिएट की जाए। नंबर 2, फौज के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। नंबर 3, फौज के अंदर भी लोगों को बगावत पे उभारने की कोशिश की जाए, अफसरों के आला कमान और लोअर रैंक्स के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान का जो रियासती ढांचा है, रियासत और अवाम के दरमियान जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको वीक किया जाए। तो ये मैं समझता हूं कि इस आपके जरिए से अवाम को बताना बहुत जरूरी है कि कौमी सलामती के हवाले से जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें से ये फेक प्रोपेगेंडा, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत क्रिटिकल है। इसके लिए जो लेजिस्लेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। दुनिया की किसी रियासत में इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल और सियासी मफादात जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, उसके तहत
पाकिस्तान के कौमी सलामती के जो अहम तरीन और हसास तरीन मफादात हैं और रियासती इदारे हैं, उनके खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मेरे ख्याल में दुनिया में कोई रियासत उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। ठीक है, और ये आपने लेजिस्लेशन का जो नुक्ता उठाया है, इस पर हम आगे बात करेंगे कि क्या इस हवाले से कानून साजी मुमकिन है। फारूक फैसल साहब से हम पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। ब्रेक के बाद एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। फारूक फैसल साहब, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये पगड़ियाँ उछालना हमने देखा है गुज़श्ता कई साल से पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी, और फिर पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, कानून साजी की जब बात होती है तो फिर हम सब चीख पड़ते हैं कि आज़ादी इज़हार राय है। लेकिन आज़ादी इज़हार राय, ये कौन सी आज़ादी इज़हार राय है कि आप लोगों की पगड़ियाँ उछालें बग़ैर सबूत के, लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। जावेद साहब, कियानी साहब ने बहुत खूबसूरती से आपको ये बात बताई है कि बरादराना तल्लुकात नहीं होते। जब रियासत और मुमलकत का मामला होता है तो उसके मफादात होते हैं। तो इसी तरह हम जो मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ में जो है ना फंस चुके हुए हैं, और एक ख़ास तनाज़र में जो उनकी तशरीह है, इसी तरह ये इज़हार राय की आज़ादी की जो बात की जाती है, ठीक है जी, ये बिल्कुल होनी चाहिए। यूएनओ के चार्टर में भी है, पाकिस्तान के आइन में भी है। लेकिन कोई भी आज़ादी जो है वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ादी तो कोई नहीं है। कोई हदूद व क़यूद तो हैं। जो ज़बान, जो चीज़ें इस्तेमाल की, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म से रियासती इदारों के ख़िलाफ़, क्या ये मुमकिन है कि किसी अखबार में ऐसी चीज़ शाया हो सके? क्या ये मुमकिन है कि किसी टीवी चैनल पे कोई शख्स ये सारी गुफ्तगू कर सकता हो? क्या ये मुमकिन है कि हमारे सियासी जलसों में या पार्लियामेंट में कोई ऐसी बात हो सके? पार्लियामेंट में तो इवन मतलब पार्लियामेंट में आपको सब कुछ कहने की इजाज़त है, लेकिन उसमें भी हदूद और क़यूद मौजूद हैं कि आप अदलिया को हतफ़ तनकीद नहीं बना सकते, आप फ़ौज और फ़ौज की क़यादत को हतफ़ तनकीद नहीं बना सकते। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हो रहा है। कुछ हुकूमतों ने कोशिशें की भी, तो उसमें मैं तो फिर यही कहूँगा कि सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और हमारे प्रोफेशन के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठती हैं कि जी हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, जी हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। भाई, किसी की कोई आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं की जाती। मकसद सिर्फ ये है कि जो कुछ ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। अच्छा, आप देखते हैं उमूमन ट्विटर पे जो है ट्वीट आ रहा है जनाब, अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ आ रहा है या अदलिया के ख़िलाफ़ आ रहा है, भाई ये ट्वीट किया किसने है? वो एक फिक्टिशियस सा नाम होगा, बेनामी लोग होंगे, कोई पता नहीं है कि वो अकाउंट जो है वो इंडिया में बैठा ऑपरेट हो रहा है, चाहे या वो अफ़गानिस्तान में ऑपरेट हो रहा है। और ये जो सेनेट ने करारदाद पास की है, मुझे इस बात पे अफसोस है। सेनेट का काम करारदाद पास करना नहीं है जी, पार्लियामेंट का काम। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। पार्लियामेंट अगर उसको इदराक है, सेनेट को और सेनेटर्स को इदराक है कि सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जो है वो बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारे रियासती अदारों के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो फिर सेनेट मुतालबा ना करे, सेनेट कानून पेश करे जो उसके पास ऑलरेडी कानून है, या अगर नहीं है तो वो कानून बनाया जाए और उस पर सख्ती से अमल किया जाए। और जितना जल्दी ये हो जाएगा उतना ही बेहतर है। क्यों कि इससे मुतासर कौन हो रहा है? आप ये देखें कि इस सोशल मीडिया से मुतासर कौन हो रहा है? मुतासर हो रहा है आज का नौजवान। अच्छा, और अब उसकी भी डिफरेंट वजूहात है कि वो नाउमीद है, उसमें मायूसी है, जो पॉलिटिकल हालात थे, जो हुकूमतों के मामला थे। हम देखते हैं कि गुज़श्ता 5, 6, 7 साल कोई आपको जॉब्स क्रिएट नहीं है। जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, आज कह रहे हैं जी 60% जो है वो नौजवानों की है। जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं लाखों की तादाद में, उनके लिए आगे रोज़गार कोई नहीं है, उनके लिए कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं है, वो मायूस है। तो फिर उस मायूस ज़हन को जो है वो बड़े टेक्निकली तरीके से, साइकोलॉजिकली जो है वो जो आपकी रियासत के ख़िलाफ़ है, जो आपके ख़िलाफ़ है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो वो
एक दिन ऐसा आता है कि वो एक बड़ा उसका रिज़ल्ट निकलता है और बहुत नेगेटिव। और अगर अब हमें इस प्लेटफॉर्म पे मुतालबा करना चाहिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी और आइंदा आने वाली हुकूमत से भी। और अब जब अगर ये कह रहा हूँ या आप ये कह रहे हैं कि यार हम लोग एहतजाज करते हैं, अगर आने वाली हुकूमत कोई कानून साजी करती है, जो भी हुकूमत हो, उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। सिर्फ मैं इसलिए कि यार मुझे 2 व्यूज़ ज़्यादा मिल जाएंगे, मुझे 2 लाइक्स और व्यूज़, लाइक्स और ये व्यूज़ कोई बहादुरी नहीं है। अच्छा, लेकिन खान साहब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात की जाए, ये कानूनसाजी की तरफ बढ़ा कैसे जाए? मैं और आप बात कर रहे हैं, कल आपको यही सब लोग उठ के कहेंगे कि जी ये 2 लोग बैठे हुए हैं और आज़ादी इजहार पे कदगन लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि जर्नलिज्म करें, सहाफ़त करें, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें ना। झूठ क्यों बोलते हैं आप? झूठ तो ना बोलें ना। ये फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो खूबसूरत टर्मिनोलॉजीज है ना, स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर सबसे बड़ी जो है वो स्टेट है। मैं तो सिर्फ एक बोलने वाला ना, अगर मुझे बोलना आता है, मुझे बात करनी आती है, मुझे लिखना आता है, तो मैं हर चीज़ कन्वे कर सकता हूँ, सख्त से सख्त बात भी कन्वे कर सकता हूँ, लेकिन वो भी कुछ पैरामीटर्स में। अब देखें ना, जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस पे मीडिया पे भी तनकीद होती है, आप ज़रा उनके बायोडाटा उठा के देख लें, उनकी सीवीज़ उठा के देख लें कि उनके क्रेडिट में है क्या। अगर वो जर्नलिस्ट हैं तो उनके क्रेडिट में कोई अच्छी स्टोरी है क्या? वो बहुत अच्छा लिखते हैं क्या? वो बहुत अच्छे माशरती पॉइंट आउट करते हैं? हमारी जर्नलिज्म का और हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मसला क्या बन गया हुआ है? सिर्फ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। तो ये इसमें बहुत आसान है कि आप जो है अल्फाज की जुगाली करके निकल जाते हैं। क्या हम देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे या हमारे दूसरे मीडिया पे दीगर इश्यूज़ पे बात होती है? क्या एजुकेशन पे बात होती है? क्या हेल्थ पे बात होती है? क्या सोशल इश्यूज़ जो दीगर हैं उस पर बात होती है? 0/0। तो फिर वही बात कि जी पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट को करना चाहिए और इस चीज़ का बिल्कुल नहीं ख्याल करना चाहिए कि ये फ़लाँ तनकीद कर रहा है, क्यों? डॉक्टरों की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? PMD है उनकी। क्या उनकी पॉलिसीज़ बनाते वक्त वो डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं? इंजीनियरिंग काउंसिल वाले जो इंजीनियर से पूछ रहे होते हैं? जो इंजीनियरिंग काउंसिल, ये सारे अपने उनके मफादात को देख रहे होते हैं और सारे अपने उस प्रोफेशन को देख रहे होते हैं। तो हमें बासियत जर्नलिस्ट भी और हमारी तंजीमें भी हैं, जो अदारे भी हैं, उनको भी जो है ना वो सारा इन चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करो जो हमें सपोर्ट करेंगी, जो हमारे कहे को सपोर्ट करेंगी। लेकिन फिर बदकिस्मती ये है कि हमारे पीछे जो हमारी तंजीमों के पीछे, चाहे वो मालकान की तंजीमें हो या वर्कर्स की तंजीमें हो, उनके पीछे भी कोई मखसूस एजेंडा जो आ खड़ा होता है। पहले जो है वर्कर को जो है वो उसे तनख्वाह वहाँ से मिलती थी, अब ये जो सोशल मीडिया है जो ये मोनेटाइजेशन की तरफ भी आ गया, तो लिहाजा उसका भी वो लालच सामने आ गया। यही हम मीडिया हाउसेस के मालकान की तरफ भी जब देखते हैं या उनके भी किरदार को भी देखते हैं, तो वो भी जो है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी व्यूअरशिप कैसी होगी, हमें इश्तिहार कैसे होगा। आप यकीन माने कि पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस में किसी एडिटर या कोई एडिटोरियल पॉलिसी में कोई ये चीज़ ऐसी वाज़े नहीं है कि मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मैं जो लफ्ज़ लिख रहा हूँ, इसके असरात भी मुरतब होने हैं। जो सुन रहा है वो उससे असर भी लेगा। ज़रूरी नहीं है कि देखने वाले सारे ही असर लेंगे, 1 2 4 कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी और जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई आप जो लिखते हो, आप जो बोलते हो, उसके असरात कहीं ना कहीं मरतब ज़रूर होते हैं। हम सच के लिए खड़ा होने की बजाय व्यूज़ और लाइक्स के लिए अब हम खड़े हो रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। सच भी जो है ना उसकी भी कोई तारीफ होनी चाहिए ना। सच, मेरा सच अपना, आपका सच कोई अपना सच है। बिल्कुल ठीक। अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे हक चाहिए, अगर मुझे बोलने का हक चाहिए, अगर मुझे लिखने का हक चाहिए, तो मुझे अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए भी पेश करना चाहिए। जब मैं अपना हक इस्तेमाल करते हुए लिख भी लेता हूँ, मैं अपना हक इस्तेमाल करते हुए बोल भी लेता हूँ, तो फिर उस पर वो मेरी पकड़ भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कियानी साहब, अब ये जो एक सूरत हाल है कि जिसमें हम इस्तेमाल होते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से भी, प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से भी, और गोया हमारे ही लोग बदकिस्मती से रियासत को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे होते हैं, तो इसका ज़ाहिर है एक बाहर का एक इमेज भी होता है, एक बैरूनी इमेज भी होता है, मुल्की इमेज भी होता है। ये तो दरअसल हम उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने बहुत छोटे छोटे मफादात की खातिर, भले वो माशी हों, भले वो सियासी हों, उसकी खातिर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपने मुल्की इमेज को भी।
देखिए जी, मैं आपको बताऊं, अभी ये जो सेनेट में कानून पास हुआ है, मैं आई एम नॉट नोबडी टू से कि ये नहीं होना चाहिए था, करारदाद बिल्कुल। करारदाद, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आप कानून बना लें, देखिए पाकिस्तान की जो आवाम है ना, मैं और आप उसमें शामिल हैं, उसके लिए सबसे अहम है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1973 और फिर पाकिस्तान पीनल कोड। इन्हीं के तहत हम सारा दिन आइन हमारी जिंदगी चलाता है। ये अगर हम मसले मसाइल में फंसते हैं तो कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है जी। ना तो आइन की पासदारी हो रही है 75 साल में, ना कानून की पासदारी। आप जाकर कचहरियों में हालात देखें क्या हो रहे हैं, आइन के साथ जो कुछ देख रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम हमेशा भूल गए हैं वो ये है कि आपके जिस तो आपको कह रहे हैं सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ, इनके खिलाफ, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि क्या हमने पब्लिसिटी कैंपेन चलाई है। देखें स्कूलों के अंदर ये आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी पार्लियामेंट है, आपकी आर्म फोर्सेस हैं, ये आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है कि इसकी पासदारी होनी चाहिए? क्या टीचरों ने इनको कहा है कि जी बच्चे ये मिसाल के तौर पर आपकी आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी है, मैं अब स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता कोई भी पढ़ा सकता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ये जो स्टूडेंट मेरा है 4 महीने के बाद सेमेस्टर खत्म होगा, एक अच्छा शहरी बने और अपनी इंस्टीट्यूशंस को उसकी बेहतर समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है जी। आज ये देखें, आज आपको चाहिए कि ISPR पार्लियामेंट मिलकर ये प्रोफेशनल लोगों को ले और उनसे ये पब्लिसिटी कैंपेन चला। अब देखिए पोलियो कैंपेन कितना अच्छा चल रहा है, मैं अब टीवी पे इश्तिहार देखता हूँ। ये जरूरी है, कानून सिर्फ कानून साजी करने से कुछ नहीं होगा। क्या पाकिस्तान पीनल कोड के जो कानून बने हुए हैं, क्या इस पर लोगों ने जुर्म करने बंद कर दिए या आइन बन गया, उनकी आइन की पासदारी कोई कर रहा है? ये जरूरी है कि आप पब्लिसिटी कैंपेन चलाएं, इनकी सेमिनार्स करें यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में और टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पे, ताकि हमारे जवान लोग बेहतर तरीके से अपनी इंस्टीट्यूशन की इज्जत करें। कानून साजी से कुछ नहीं होगा। अगर कानून आपके साथ बुक्स में पड़ा हुआ है, क्या इसकी कोई, या अगर सड़कों पे देखें ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं खड़े होते लोग, क्योंकि बताया नहीं जा रहा कि इससे क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो पब्लिसिटी कैंपेन चलानी बहुत जरूरी है, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों, सेमिनार में और टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, और प्रोफेशनल लोगों को रखें। ISPR पार्लियामेंट बैठ कर दोनों कहें क्या, क्योंकि जरूरी है इनकी इज्जत करनी, इनकी पासदारी करनी बहुत जरूरी है। यही आपको बचा रहे हैं, यही आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। शाहिद कियानी साहब, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की। मोहम्मद अली साहब आप बताइएगा, ये तो बहुत ही बुनियादी बात की है कियानी साहब ने कि हमें एक बार फिर ये अंडरस्टैंडिंग और ये आगाही पैदा करनी होगी यूथ के अंदर भी कि आइन क्या है, कानून क्या है। क्योंकि हमने देखा है गुज़श्ता 5, 7 साल, 8, 10 साल के अंदर कुछ लोगों ने एक ख़ास सियासी जमात के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो उन्होंने आइन की तारीफ़ बदल दी, सहाफ़त की तारीख़ बदल दी, और उसकी जो तारीफ़ थी वो भी बदल दिया, निज़ाम की तारीफ़ बदल दी और एक ख़ास सियासी जमात के साथ जोड़ दिया सारा कुछ। हमें बहुत सी बुनियादी चीज़ों में अभी जाना पड़ेगा और लोगों को एक आगाही देनी पड़ेगी, और ये आगाही बहुत ज़रूरी है इस निज़ाम की उस निज़ाम को दोबारा वापस लाने के लिए। अगरचे कि वो कुछ नौजवान थे, कुछ यूथ थी, पाकिस्तान की पूरी यूथ नहीं है, पाकिस्तान की जो मुकम्मल यूथ है, मुख्तलिफ हर सियासी जमात की अपनी एक फॉलोइंग है। देखिए जी, मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि अभी हाल ही में US कांग्रेस में गजा के ऊपर एक हियरिंग हुई, शायद आपको भी देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें अमेरिका की जो टॉप, बल्कि दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज की जो लीडरशिप है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उनके लीडर्स को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप गजा के हवाले से जो अमेरिकी रियासत का बयानिया है उसके मुखालिफ बयानिए को कैसे अलाउ कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इमेजिन करें आप, ये हकीकत है कि मेरे ख्याल में एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पहली बात क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हमारा जो आइन है वो ह्यूमन राइट्स को कोई मादर पिदर आजादी का तस्वर नहीं है।
जो बुनियादी बात आइन में, मैं आइन पढ़ाता भी रहा हूँ यूनिवर्सिटीज में, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आइन में जो बुनियादी जिम्मेदारी हर पाकिस्तानी शहरी पे, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो, वो ये आयद होती है कि वो रियासत के साथ लॉयल और मुखलिस रहेगा। अगर वो लॉयल और मुखलिस ही रियासत के साथ नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल कर रहा है रियासत पे हमलावर होने के लिए, रियासती इदारों पे हमलावर होने के लिए, तशद्दुद को जस्टिफाई करने के लिए, दहशत गर्दी को ग्लोरीफाई करने के लिए, तो वो बुनियादी जो शिक है आइन की वही पूरी नहीं कर रहा, तो फिर वो ह्यूमन राइट्स कैसे क्लेम कर सकता है? ये बुनियादी बात आपको बतानी जरूरी है। तीसरी बात यह है कि जिस जमात का आपने हवाला दिया, देखें उसने हमारा जो सियासी कल्चर है उसको जितना डैमेज किया है, मैं समझता हूं हमारी तारीख में किसी ने नहीं किया। हमारा इखलाक, हमारा नजरिया, हमारा कानून, हमारी माशरत, जिस किस्म का मिजाज, जिस किस्म का नैरेटिव, जिस किस्म की जुबान, जिस किस्म का अंदाजे गुफ्तगू अब इन्होंने सोशल मीडिया पे आपको नजर आता है, उसकी मैं समझता हूँ हमारी ना हमारा कानून इजाजत देता है, ना हमारा आइन इजाजत देता है, ना हमारा मजहब इजाजत देता है, ना हमारी ये तारीख और तमद्दुन है। तो मैं समझता हूँ कि मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ बैरिस्टर साहब से कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारे दीनी मदारिस की भी है, हमारे स्कूल्स की भी है, हमारे कॉलेजेस की भी है कि जनाब आप जब स्किल और कारोबार और रोजगार के मौके फराहम करते हैं अपनी यूथ को, तो साथ ही साथ उनकी किरदार साजी भी करें, उनको अपने दीन की, अपने इखलाक की, अपनी तारीख की, अपने तमद्दुन की, अपने आइन की जिम्मेदारियों का जब तक आप एहसास नहीं पैदा करेंगे, वो कैसे आप उनसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो दुश्मन के एजेंडे के लिए इस्तेमाल ना हो, या कोई सियासी जमात उनके इखलाक को पे असरअंदाज होने की कोशिश ना करे, या रियासती इदारों और कौमी लीडरशिप के खिलाफ हमला आवर होने के लिए उनको इस्तेमाल ना करे। ये बुनियादी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे असातिज़ा, हमारे दीनी उलमा की है कि हम अपने एक किरदार, अपने इखलाक, अपनी सोच, अपने तमद्दुन, अपनी माशरत को बचाएं। बर्दाश्त, एहतराम, जिम्मेदारी, मोहब्बत और कानून और आइन के एहतराम की जो वैल्यूज हैं उनको प्रोमोट करके ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम सियासी गाब में, ह्यूमन राइट्स के गाब में किसी मुल्क दुश्मन एजेंडे को तो आगे ना बढ़ा सकें। बिल्कुल। और फारूक फैसल साहब, सियासी जमातों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने सोशल मीडिया विंग, क्योंकि इनको ही इस हमले का सामना करना पड़ा ना बहुत ज़्यादा, इनकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि ये अपने जो सोशल मीडिया के विंग्स हैं उनको मुतहर्रिक करें, मुल्क के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जो बातें होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करें। वो जो पाकिस्तान में हुकूमत भी करती हैं और अपोजिशन का भी हिस्सा होती हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है कि सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने अपने सेल बनाए हुए हैं ना। मैं और आप तो अपना अपना अकाउंट चला रहे होंगे ना, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है, और ये गुज़श्ता 10-20 साल से जब से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, और एक पार्टी की तरफ आपने बिलखुसूस इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने जो चीज़ें ट्रेंड मुतारफ़ करवाए हैं ना, वो उसमें ये है कि किसी भी वाक़े में इतनी गर्दो गुबार उभार दी जाती है कि भी आपको सच की तक आप पहुँच ही नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक फैसल खान साहब, शाहिद कियानी साहब आपका और सैयद मोहम्मद अली साहब आपका, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। ज़ाहिर है कि हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इसका एक भरपूर किरदार रहा है पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क बनाने के लिए, और वो जो कमिटमेंट है, वो जो अज़्म है, वो अब भी जारी है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें इनके साथ खड़ा होना होगा, बजाय इसके कि हम सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।